हाँ तो ब्रो, आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? प्लीज टेल मी। अल हबीबी वल्लह वल्लह। ये क्या है? दुबई से आ रहा है क्या? घूमने गया था? मैं नहीं, आज की खबर दुबई से आ रही है। COP28। कॉप ब्रो, ये कॉप क्या है और इसे कब संगठित किया गया था? देखो भाई साहब, यहाँ कॉप का मतलब है पार्टियों का सम्मेलन, जहां पार्टियां वो देश है जिन्होंने 1992 में मूल संयुक्त राष्ट्र जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रियो पृथ्वी सम्मेलन में तय किया गया था कि UNFCCC के सदस्य राष्ट्र प्रत्येक वर्ष एक सम्मेलन हेतु एकत्रित होंगे तथा जलवायु संबंधित चिंताओं और कार्य योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इस सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP या जो मैं कह रहा हूँ कॉप का नाम दिया गया है। और पहला कॉप यानी COP1 का आयोजन 28 मार्च से लेकर 7 अप्रैल 1995 तक जर्मनी के बर्लिन में किया गया था। इस बार इसमें क्या क्या हुआ? देख, 2 हफ्ते चलने वाला ये सम्मेलन दुबई की एक्सपो सिटी में आयोजित हुआ। UAE की अध्यक्षता थी, जिसका बड़ा विरोध भी हुआ। विरोध की वजह हितों का टकराव रही। कहा गया कि जो देश और शख्स इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर उसकी कथनी और करनी में फर्क है। लगभग 140 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 70,000 से अधिक प्रतिभागी जलवायु मामले के एक्सपर्ट दुबई पहुंचे। भारत की ओर से COP28 में हिस्सा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को दुबई पहुंचे। समिट के आखिरी दिन वह ऐलान हुआ जिसकी दुनिया को पहले ही दिन से आस थी। आखिरी दिन सम्मेलन में फॉसिल फ्यूल यानी कोयला, तेल, गैस का इस्तेमाल धीरे धीरे खत्म करने पर सहमति बन गई। कुछ एक आलोचनाओं से इतर इसको ऐतिहासिक समझौता कहा गया। ओ तेरी, एक मिनट, तो फिर इस ऐतिहासिक समझौते में क्या क्या शामिल रहा, अब ये बताओ। देख, पहला तो 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो जलवायु समझौतों पर सीधे तौर पर फॉसिल फ्यूल का जिक्र करने से बचते रहे। उसकी वजह यह है कि दुनिया के ऐसे देश हैं जो तेल और गैस का उत्पादन बड़े पैमाने पर करते थे और हर बार इस बिंदु पर अड़ंगा लगा दिया जाता था। लेकिन इस बार यथास्थिति टूटी और ये तय हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से किनारा कर लिया जाएगा। दूसरा फैसला यह हुआ कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम किया जाएगा और 2035 तक इसे 60% तक घटाने की कोशिश की जाएगी। एक और कार्बन एमिशन को कम करना, दूसरी ओर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने पर भी करार किया गया। तीसरा समझौता वैसे देश जो जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहे हैं और विकासशील हैं, पैसे जिनके पास जलवायु परिवर्तन की इस विभीषिका से लड़ने को नहीं है, उनके लिए एक लॉस और डैमेज फंड भी बनाया गया है। कई देशों ने इसमें अपनी भागीदारी देने की बात की है। तकरीबन $700 मिलियन के सहयोग पर सहमति बनी। हालांकि अमेरिका और चीन जैसे देश इसको लेकर टालमटोल और जरूरत से कम फंड में पैसा देने पर उनकी आलोचना भी हुई। ब्रो, मैंने सुना है कि मसौदा समझौते में काफी आपत्तियां जताई गई। Is this true? हाँ, मसौदे में विकसित और विकासशील देशों की अपेक्षाएं की गई। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और यूरोपीय संघ जैसे अमीर देश जलवायु संकट के मूल कारणों जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर जोर दे रहे हैं। वहीं ग्लोबल साउथ के कई देशों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वाले देशों की माने तो मसौदे में सार्वजनिक वित्त और तकनीकी सहायता का भी जिक्र होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी मांग है कि पेट्रोल और कोयले जैसे जीवाश्म ईंधनों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इनसे ही यही हैं जो जलवायु को सबसे ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई देशों और यूरोपीय संघ ने इस बात पर जोर दिया कि सभी जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर करने का समझौता COP28 की सफलता का संकेत देगा। COP28 के अध्यक्ष UAE सरकार के मंत्री सुल्तान अल जाबेर ने कहा, हम शुरू से अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर स्पष्ट हैं। यह मसौदा इसी महत्वाकांक्षा को दिखाता है और आगे की दिशा में बड़ा कदम है। अब यह संबंधित पक्षों के हाथ में है और हमारा भरोसा है वे मानवता और धरती के हित में बेहतरीन फैसला करेंगे। बट ब्रो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस बार जो समझौते में विवाद हुए वो क्यों? देख, UAE जो है ना, वो दुनिया के 10 शीर्ष तेल उत्पादकों में शामिल है। उसने अपनी सरकारी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुल्तान अल जुबैर को COP28 का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अल जुबैर की तेल कंपनी जल्द तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना भी बना रही है और रिपोर्ट्स की माने तो BBC को लीक हुए कुछ दस्तावेजों से ये संकेत भी मिले हैं कि UAE ने इस सम्मेलन की मेजबानी के जरिए तेल और गैस को लेकर नए सौदे करने की योजना बनाई है। इसी तरह का विवाद कॉप के अगले सम्मेलन को लेकर भी है। अब अगले बरस दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु शिखर सम्मेलन COP29 अजरबैजान में होगा। नवंबर 2024 में होने वाली इस मेजबानी से पहले ही दुनिया जहां के पर्यावरण एक्टिविस्ट अजरबैजान की आलोचना करने लगे हैं। आलोचना के 2 मुख्य सिरे हैं। पहला, जलवायु परिवर्तन से लड़ाई की बात उस देश में कैसे मुमकिन है जो खुद बड़े पैमाने पर तेल का उत्पादन करता है। दूसरा, अजरबैजान पर मानवाधिकार उल्लंघन के भी आरोप लगते हैं, इसलिए भी कई एक्सपर्ट
अजरबैजान की मेजबानी का विरोध कर रहे हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई। हाँ, इंपॉर्टेंट के साथ साथ अब सबकी नजर भारत पर है। राष्ट्रमंडल महासचिव पेट्रिसिया स्कॉटलैंड का कहना है कि जलवायु संकट का समाधान देने के लिए अब दुनिया भारत के नेतृत्व और बौद्धिक शक्ति पर उम्मीद लगाए बैठी है। वार्षिक जलवायु सम्मेलन COP28 में शामिल होने पहुंची स्कॉटलैंड ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे खुशी और उत्साह के साथ यह देख रही हैं कि भारत आगे क्या करने जा रहा है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को खत्म करने की बढ़ती मांग के बीच भारत से उनकी अपेक्षाएं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भारत पर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। राष्ट्रमंडल कहे जाने वाले 56 देशों की लगभग आधी आबादी भारत में रहती है, लिहाजा उम्मीद है कि भारत स्थिति संभालने और नेतृत्व करने के लिए आगे आएगा। उन्होंने कहा कि भारत से जो प्रतिभा आ रही है वह हमें इस समस्या को हल करने में सक्षम बना सकती है। और स्कॉटलैंड ने कहा कि भारत उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है। कई आश्चर्यजनक समाधानों के लिए राष्ट्रमंडल देश भारत के आभारी हैं। उम्मीद है कि भारत आगे भी नेतृत्व बरकरार रखे। स्कॉटलैंड जी का कहना है कि दुनिया को न्याय संगत बदलाव की जरूरत है, खास तौर पर जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ निष्पक्ष और न्याय संगत संक्रमण करना होगा। स्कॉटलैंड जी कहती हैं कि भारत ने तकनीक की मदद से लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। पश्चिम की तुलना में बहुत कम राशि खर्च करके चंद्रमा के दक्षिण हिस्से तक पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। उधर डेनमार्क के नेतृत्व में फिनलैंड और पनामा ने वादा किया है कि वे अपने उत्पादन से ज्यादा उत्सर्जन घटाएंगे। दुबई में नेगेटिव एमिटर ग्रुप के तौर पर यह घोषणा करते हुए डेनमार्क के पर्यावरण मंत्री मैग्नस ह्यूनिके और फिनलैंड के पर्यावरण मंत्री काय मैकनेन ने कहा, दुनिया को नेट जीरो यानी उत्पादन जितना उत्सर्जन घटाने पर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि नकारात्मक उत्सर्जन की तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके देश अभी कार्बन न्यूट्रल नहीं बने हैं, लेकिन वे इसके लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और 2045 तक वे ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कर लें। क्या बोलता है? चल।